सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तो प्रधानमंत्री मोदी की है और उनकी अग्नि परीक्षा तो आजकल विपक्षी दल भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज तक एक भी चुनाव कभी नहीं हारे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने कभी चुनाव नहीं हारा और प्रधानमंत्री रहते हुए भी तीसरी बार अगर उन्हें प्रचंड बहुमत मिलता है तो इससे साफ हो जाएगा कि जब देश के लोगों के सामने प्रधानमंत्री चुनने का सवाल आता है तो वो मोदी के अलावा किसी और के बारे में सोचते भी नहीं और प्रधानमंत्री मोदी देश की पहली पसंद बन चुके हैं। तो ये अग्नि परीक्षा है। कल राहुल गांधी की भी अग्नि परीक्षा है, जिन्होंने आज तक कांग्रेस पार्टी को एक भी लोकसभा का चुनाव जिताया नहीं। और सोचिए, राहुल गांधी का मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी से है, ऐसा कांग्रेस पार्टी कहती है। एक तरफ वो जिन्होंने आज तक एक भी चुनाव हारा नहीं और एक तरफ वो जिन्होंने आज तक एक भी चुनाव जीता नहीं। और फिर भी जिस व्यक्ति ने आज तक एक भी चुनाव हारा नहीं, उस व्यक्ति के बारे में एक दूसरे नेता जिन्होंने चुनाव जीता नहीं, वो तमाम तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं और देश के लोग सुन भी रहे हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे की भी अग्नि परीक्षा है, जिनका बतौर कांग्रेस अध्यक्ष ये पहला लोकसभा चुनाव है और अगर कांग्रेस इन चुनावों में हारी तो इस हार की जिम्मेदारी उन्हीं पर डाली जाएगी और उन्हीं से यह पूछा जाएगा कि उन्होंने पिछले 1.5 वर्षों में किया ही क्या है। कल अखिलेश यादव की भी अग्नि परीक्षा है, जिन्होंने आज तक अपने दम पर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक भी चुनाव विधानसभा का नहीं जिताया है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले जब उन्होंने चुनाव जो जीता था वो चुनाव मुलायम सिंह यादव ने जितवाया था और फिर चुनाव जीतने के बाद तब मुलायम सिंह यादव ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक अखिलेश यादव दोबारा उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत नहीं पाए, एक बार भी नहीं। यही अग्नि परीक्षा मायावती की भी है, जिनकी बहुजन समाज पार्टी का लगातार पतन हो रहा है और पिछले चुनाव में बीएसपी को उत्तर प्रदेश में 10 सीटें मिली थी। यहां बड़ी बात यह कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अपना एक निश्चित वोट बैंक है। लेकिन सोचिए, जब हर चुनाव में इन पार्टियों को वोट देने वाले लोग, ये इस पर मैं आऊंगा आपको, लेकिन मायावती के लिए जो अग्नि परीक्षा है वो है सर्वाइवल की। लगातार लोग कह रहे हैं कि अब मायावती की जो पार्टी है वो धीरे 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 दम तोड़ रही है, वो पार्टी खत्म होती जा रही है। तो मायावती की अग्नि परीक्षा यह है कि उन्हें देश के लोगों को यह बताना है कि उनकी पार्टी जिंदा है या फिर धीरे धीरे दम तोड़ रही है। और अब अगले पॉइंट पर आते हैं। कल ममता बनर्जी की भी अगली परीक्षा है, जिनकी पार्टी एग्जिट पोल के अनुमानों में पश्चिम बंगाल की अधिकांश सीटें हार रही है और अगर कल नतीजे भी एग्जिट पोल जैसे रहते हैं तो इससे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के वर्चस्व को तगड़ा झटका लगेगा, उनके कद को तगड़ा झटका लगेगा और बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का एक बड़ा विकल्प बन जाएगी और राष्ट्रीय राजनीति में भी ममता बनर्जी का जो कद है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। और कल अरविंद केजरीवाल के लिए भी अग्नि परीक्षा का दिन है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। और अगर एग्जिट पोल के अनुमान ही सही साबित होते हैं और अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में चुनाव हारती है तो इससे साफ हो जाएगा कि वोटर्स भ्रष्टाचार के आरोपों को गंभीरता से लेते हैं और उनकी अरविंद केजरीवाल के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने न जाने कितने वीडियोस बनाए, कितनी बड़ी बड़ी बातें, नए नए तरीकों से उन्होंने आरोप लगाए। कल उनकी भी अग्नि परीक्षा है कि जनता उनकी बात मान भी रही है या नहीं। कल पता चल जाएगा आपको। और इसका भी पता चल जाएगा, लोग पहले कहते थे कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, यह भी पता चल जाएगा। और यही अग्नि परीक्षा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी है, जिन्हें ईडी ने चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया था। और कल महाराष्ट्र में भी शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की अग्नि परीक्षा है, जिनके बीच असली और नकली शिवसेना और एनसीपी की लड़ाई का फैसला इस बार जनता ही कर देगी। और कल तमिलनाडु में एक तरफ एमके स्टालिन की अग्नि परीक्षा है और दूसरी तरफ अन्नामलाई, बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई को लेकर भी बड़ा सवाल है कि वो इस बार तमिलनाडु में बीजेपी को कितनी सीटें जिताएंगे। और आखिर में कल के चुनाव में उड़ीसा में नवीन पटनायक और बीजू जनता दल की भी अग्नि परीक्षा है और पता चलेगा कि उड़ीसा के लोग क्या अब नवीन पटनायक से थक चुके हैं, यह भी कल आपको पता चल जाएगा। अब आप यह देखिए कि विपक्ष इस बार इतना डरा हुआ क्यों है। तो इसका कारण यह है कि सबका साथ सबका विकास के बाद अब इस बार सबका हिसाब होने वाला है। और यही वजह है, आज दिन भर यह चर्चा है कि पहले सबका विकास सबका साथ की बात की बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, फिर 2019 में सबका विकास और फिर 2024 में सबका हिसाब।
और इसलिए बहुत सारे भ्रष्ट नेताओं को यह लग रहा है कि अगर मोदी दोबारा लौट आए तो इस बार उनका हिसाब हो जाएगा। और अब आप यह देखिए कि कन्याकुमारी में ध्यान लगाने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी से दिल्ली लौट रहे थे, तब उन्होंने कन्याकुमारी में अपने अनुभवों और वहां आए विचारों को एक लेख लिखकर देश के लोगों को बताने की कोशिश की है। और प्रधानमंत्री मोदी की इस अनुभूति के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या लिखा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं कि जब चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग राज्यों में उन्हें लोगों का आशीर्वाद मिल रहा था, तब उनकी आंखें नम हो रही थीं और वो लोगों के इस विश्वास को देखकर शून्यता में जा रहे थे और एक तरीके की साधना में प्रवेश कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ये भी लिखते हैं कि कन्याकुमारी में साधना करना उनके लिए कठिन नहीं था, लेकिन जब वो उस स्थान पर ध्यान लगाने के लिए बैठे जो स्थान स्वामी विवेकानंद ने अपने ध्यान के लिए चुना था, तो वो सहज होते चले गए। और इसके बाद उगते हुए सूर्य ने प्रधानमंत्री मोदी के विचारों को नई ऊंचाइयां, सागर की विशालता ने उनके विचारों को नया विस्तार दिया और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे दशकों पहले उनके द्वारा किए गए भारत भ्रमण के चिंतन और अनुभव पुनर्जीवित हो रहे हैं। और इस साधना से प्रधानमंत्री मोदी को देश के लिए काम करने की अब एक नई ऊर्जा मिली है। वो आगे लिखते हैं कि अब भारत की शक्तियों को स्वीकार करने का समय आ गया है, यानी भारत की जो नई शक्ति है इसे स्वीकार करने का समय है, युवा के सामर्थ्य को पहचानने का समय है और भारत युवा राष्ट्र के तौर पर परिभाषित हो, इसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, यह उन्होंने कहा। और आगे चलकर देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, वी मस्ट एक्नॉलेज भारत स्ट्रेंथ, नर्चर देम एंड यूटिलाइज देम फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड। तो यानी अब ब्रांड भारत को और मजबूत करने का समय आ गया है। और वी ऑल्सो नीड टू चेंज अवर ट्रेडिशनल थिंकिंग रिगार्डिंग रिफॉर्म। तो रिफॉर्म का उन्होंने आज एक नया फॉर्मूला देश के लोगों को दिया है, जिसमें वो कहते हैं, उनका जो विजन है वो कहते हैं रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म फॉर द कंट्री, जिसमें वो कहते हैं कि रिफॉर्म करने की जो जिम्मेदारी है वो लीडरशिप की है, नेतृत्व की है, यानी उनकी जिम्मेदारी है कि वो रिफॉर्म करें, नीतियां बनाएं, नई सोच लाएं देश के अंदर। उसके बाद परफॉर्म करने की जिम्मेदारी जो है वो देश के सरकारी अफसरों की है, ब्यूरोक्रेट्स की है, अफसरशाही की है, क्योंकि जब उन्हें ऊपर से एक नया विजन मिलेगा तो ये सरकारी जो हमारा तंत्र है ये उसे परफॉर्म करेगा। और आखिर में ट्रांसफॉर्म, यानी बदलाव कौन लाएगा? बदलाव लाएगी देश की जनता, जिसे जन भागीदारी के जरिए जब देश के लोगों तक ये पूरी नीतियां पहुंचेंगी इंप्लीमेंटेशन के साथ, तो देश के लोग इसके बाद इस देश को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इसे बदल देंगे। विकसित भारत का उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें वो कहते हैं कि 4 डायरेक्शंस होनी चाहिए इसकी। वी नीड टू वर्क क्विकली इन ऑल 4 डायरेक्शंस, स्पीड, स्केल, स्कोप एंड स्टैंडर्ड्स, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा जो फोकस है वो क्वालिटी पर होना चाहिए। और आगे वो कहते हैं लोगों से, माई फ्रेंड्स, वी शुड टेक प्राइड इन एवरी मोमेंट दैट गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद बर्थ इन द लैंड ऑफ भारत। भारत में हमें जो जन्म मिला है उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि भगवान ने हमें यह मौका दिया। और वो आगे, मैं वापस उनके पास जाना चाहता हूं जहां उन्होंने शुरुआत में जो उन्होंने लिखा है, और वो कह रहे हैं कि मेरी 3 दिन की जो स्पिरिचुअल जर्नी रही है उसमें जब मैं हवाई जहाज में बैठा तो मेरे मन में कुछ बातें आ रही हैं और मैं उन्हें लिख रहा हूं। मेरी आंखें नम हो रही थीं when I entered into a sadhana, and then the heated political debates, the attacks and counterattacks, the voices and words of accusations। तो वो कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान जितना टॉक्सिक माहौल था, जितना नेगेटिव माहौल था, जो लगातार चुनाव को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, उससे उनके मन में भी थोड़ी पीड़ा थी, लेकिन जैसे ही वो इस स्थान पर पहुंचे वो सारी पीड़ा मिनटों में चली गई। और जैसे ही वो मेडिटेशन के लिए बैठे स्वामी विवेकानंद के उस स्थान पर, तो उन्हें तुरंत बहुत मानसिक रूप से बहुत आराम मिला और फिर उन्होंने अपनी ये साधना शुरू की।